अस्सलाम वालेकुम। आज हमें जॉइन किए हैं मिस्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब ने, जो कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मोर देन 15 इयर्स इनका एक्सपीरियंस है। एक सीए इंस्टीट्यूट के भी को-फाउंडर हैं और साथ इनका ना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। तो आज हमारा टॉपिक भी यही है कि इनकी जो इंटरनेशनल जर्नी है करियर के लिहाज से, आज उनको हम डिस्कस करें कि क्या रोड मैप होना चाहिए अगर आप पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाहते हैं, तो क्या एवेन्यूज़ हैं, उसका क्या तरीक़ाकार हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया हमें, बहुत बिज़ी होते हैं आप। सबसे पहले तो मैं आपकी ज़बानी ही आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहता हूँ कि अभी तक लाइक कि आप वैसे तो बड़े यंग लगते हैं, तो अभी तक आपकी एज कितनी है और किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे? सर 2009 में मैंने नहीं 2006 में प्लस ये स्टार्ट किया था। 2009 में मैंने अपनी कैफ क्वालीफाई किया था और फिर डेलॉयट के साथ मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई थी। 2013 में जब मैं कतर में काम कर रहा था तो वहाँ पे क्वालीफाइड हुआ था एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और रिसेंटली मुझे एफसीए का भी लक़ब मिल गया माशाल्लाह। तो जो मेरे पोस्ट क्वालिफ़िकेशन 10 साल थे वो पूरे हो गए। तो एफसीए का भी लक़ब मिल गया आईकैप की तरफ से। और इस पूरी जर्नी में फ्रॉम 2009 टू 2024 25 इवन मेरी वाबस्तगी या मेरा एक्सपीरियंस फर्म के साथ है लोकली एंड इंटरनेशनली। सर, जैसे आपने कहा कि 16 इयर्स आपकी जर्नी रही है इंटरनेशनली एंड लोकली प्रैक्टिस में। तो ये इन इस जर्नी को ज़रा आप तोड़ के बताएँ कि स्टार्ट आपने कहाँ से किया? कहाँ-कहाँ पे आपने काम किया? पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर और किन पोज़ीशंस पे आपने काम किया? अच्छा सर मैं जो मेरे 16 साल है अगर मैं इसको बहुत प्रिसाइज़ली आपके सामने बाइफरकेट करूँ, तो जो मेरी आर्टिकलशिप थी वो डेलॉयट कराची से थी। तो मेरे जो साढ़े 3-4 साल की आर्टिकलशिप थी उस ज़माने में वो मैंने वहाँ से करी। जहाँ मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई तो मैंने डेलॉयट कतर ऑफ़िस में काम किया। उसके बाद डेलॉयट लंदन ऑफ़िस में भी मैंने अच्छा ख़ासा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया है, वहाँ पे काम किया है। इसके अलावा डेलॉयट से रिलेटेड मैंने कुछ इंटरनेशनल असाइनमेंट्स के ऊपर काम किया लेट्स से मैंने डेलॉयट स्पेन में काम किया और डेलॉयट इंडोनेशिया में भी काम किया है और मोस्ट रिसेंटली डेलॉयट डबलिन ऑफ़िस के साथ काम किया है मैंने। राइट। अच्छा सर, ये जो आपकी जर्नी रही है, मैं एक्चुअली ये जानना चाहता हूँ कि बिल्कुल ये आपकी रोलर कोस्टर राइड थी या इस जर्नी में आपने कुछ स्ट्रगल्स भी किए हैं, कोई मुश्किल टाइम भी आया हो ड्यूरिंग योर क्वालिफिकेशन या इन जॉब्स को लेके? एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऑडियंस उससे ज़रूर इंस्पायर होगी कि अगर उनको वो रिलेट कर सकें उस टाइम के साथ, तो उस टाइम से निकलना कैसे? सर देखिए ऑब्वियसली एक बहुत ही मुश्किल जर्नी थी। जितना सीए आज आसान हो गया है टेक्नोलॉजी वाइज़ और रिसोर्स वाइज़ उतना उस वक़्त नहीं था। इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है। आपने शायद रिसेंटली मेरे ख़्याल से स्मार्ट क्लासेस भी अगर देखी हो, तो वो एक 100 डेढ़ 100 घंटे के कोर्स को 50-60 घंटे पे लेके आ चुका है। चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है। जितने भी अगर आप देखें तो कोई भी किताब हो वो आपके पास ऑनलाइन भी अवेलेबल है, पीडीएफ में भी अवेलेबल है, फिज़िकल में भी अवेलेबल है, हार्ड फॉर्म में भी अवेलेबल है। एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए माशाल्लाह 10 से 15 टीचर्स अब अवेलेबल होते हैं। बच्चा भी ये कन्फ्यूज़ हो रहा है कि मैंने किससे पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना। तो फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली आज के बच्चे के लिए भी चैलेंजेस हैं, जब जिस ज़माने में मैं सीए कर रहा था, उस ज़माने में भी काफ़ी चैलेंजेस थे। फेल हो जाना ऑब्वियसली लाइक मैं अक्सर बच्चे से ये कहता हूँ कि मेरी पूरी सीए जर्नी में वाहिद सब्जेक्ट एडवांस ऑडिट था, जो मेरा तीसरे अटेम्प्ट में पास हुआ। मेरा कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं था, जो फेल हुआ हो और अगले अटेम्प्ट में पास ना हुआ हो। मेरे मेजॉरिटी सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट में फेल ही हुए, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में पास हो जाते थे। एडवांस ऑडिट मेरे पूरे 20 सब्जेक्ट में से वही सब्जेक्ट था, जो मेरे तीसरे अटेम्प्ट में पास हुआ था, 2 अटेम्प्ट तक मैं फेल हुआ था। तो आप अंदाज़ा लगाएँ मेरी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, आईकैप पेपर देने जा रहा हूँ और सिर्फ़ एक ही पेपर देने जा रहा हूँ एडवांस ऑडिट का। तो ऑब्वियसली वो चैलेंजेस होते थे, वो प्रेशर भी होता था और चीज़ सारी होती थी। लेकिन बच्चों को मैं ये एडवाइस करूँगा कि ये जो जर्नी है ऑब्वियसली मुश्किल है और इसमें स्ट्रगल्स भी हैं। जितना अपने आप को आप हिम्मत पकड़ सकते हैं सही है, जितना अपने आप पे आप भरोसा कर सकते हो, जितना अच्छे से मैनेज कर सकते हो, प्लान कर सकते हैं। आप यकीन करें ये टाइम आपको बाद में बड़ा अच्छे फ़ॉर्म में आपको याद आ रहा होगा। राइट। अच्छा सर, मुझे ये आप बता दें कि आपने वो जॉब्स भी की और साथ आपने जिस तरह बताया कि रिसोर्सेज जो आज के चैलेंजेस हैं वो उस टाइम के चैलेंजेस से तो थोड़े डिफरेंट थे। बट इस चैलेंजेस के दौरान जॉब के दौरान आपने अपनी कॉलेज भी स्टार्ट किया। तो आप ज़रा इसके बारे में बता दें, फिर हम आपकी जो इंटरनेशनल रोड मैप है उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा सर हमेशा से एक चीज़ थी चूँकि मैं फ़र्म्स वगैरह के साथ मेरा प्रैक्टिकल एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा था, मैंने इंटरनेशनली काम किया हुआ था। टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ा-सा इंटरेस्ट था और ये जो सर्विस होती है, क्लाइंट सर्विस जो बड़ा हमारे यहाँ मायने रखती है, हमारी प्रैक्टिस में, वो चीज़ मैं चाह रहा था कि किसी तरीके से स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड करें। तो मुझे याद है कि जब हमने आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस लॉन्च किया था तो उसमें हम एक बड़ी हाई क्वालिटी लेक्चर्स को लेकर आए थे जो हमारी फिज़िकल फ़ॉर्म में थी। फिर उसके बाद हमने उसके अंदर मज़ीद चीज़ों को ऐड किया, फिर हमने रिसेंटली स्मार्ट क्लासेस लॉन्च करी कि किसी तरीके से स्मार्ट क्लासेस के थ्रू जो
आज के दौर का जो मैं सबसे बड़ा चैलेंज कहता हूँ वो टेक्नोलॉजी ही है। अगर आप देखें हमारे ज़माने में फ़ेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट ये सारी चीज़ें नहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी सर। आज के ज़माने में जो डिस्ट्रैक्शन है और जो चैलेंजेज़ हैं और जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी अगर आप देखें, बच्चा पढ़ाई के साथ भी जॉब कर रहा होता है। तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए जो फिर हमने एक स्मार्ट क्लासेस लॉन्च किया कि यार हम एक बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज़ बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। ये स्मार्ट क्लासेस के बारे में बताएँ कि चलिए ठीक है, ऑनलाइन का तो यही मकसद होता है ना कि आपने वो रिकॉर्डिंग कर ली और फिर वो शेयर करवा दी। तो ये स्मार्ट क्लासेस क्या ऑनलाइन से थोड़ी डिफरेंट हैं? क्या इनमें स्पेशलिटीज़ हैं? ये बताएँ। सर स्मार्ट क्लासेस जो है ये एक अगर एक फॉर एग्जांपल अगर आप स्मार्ट क्लास के पोर्टल में कोई भी लेक्चर देखेंगे तो वो हार्डली 20 मिनट का, 25 मिनट का, 30 मिनट का होगा। वो 30 मिनट के लेक्चर से पहले 3 से 4 घंटे की हर टीचर की एफर्ट है और जब वो लेक्चर रिकॉर्ड कराता है तो बड़ा रिहर्स करके आता है कि उसने ये पढ़ाना है, ये लर्निंग आउटकम्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये चीज़ें हैं जो कि इसने आज के लेक्चर में उसको कंप्लीट करानी है। कोई यहाँ-वहाँ की बातें नहीं होती, कोई फ़िज़ूल की बात नहीं होती, तो उसकी एक 3-4 घंटे की पूरी इससे पहले की स्क्रिप्ट होती है, एक प्रिपरेशन होती है और फिर उसके बाद जाके जो हमारी टीम बैठी हुई है पूरी वो उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी का एलिमेंट लेके आती है ताकि वो जो ऑनलाइन वाली क्लासेस हैं वो किसी तरीके से बच्चों को इंटरैक्टिव लगे ऐसे जैसे कि हर टीचर एक इंडिविजुअली एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। अच्छा सर, अभी हम इंटरनेशनल जो आपका स्कोप रहा है अभी तक उसको लेके हम बात करते हैं और मैं एक स्टूडेंट के क्वेश्चन से ही उसका आगाज़ करता हूँ वैसे कि अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ने राब्ता किया कि सर अभी मैं क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है मेरी और मेरे अभी आर्टिकल्स में अभी तक 3-4 माह का पीरियड रह गया हुआ है। बट मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं पाकिस्तान से बाहर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूँ और यहाँ पे ये भी बात नोट करने वाली है कि जो उसकी फर्म है, वो भी बिग 4 नहीं है, अदर देन बिग 4 है लाइक आप कह लें कि ये बी कैटेगरी की फर्म है। और वो ये उसके क्वेश्चंस पहले तो माइंड में ये थे कि क्या मैं जा सकता हूँ? क्या मुझे पाकिस्तान में कहीं पे टाइम लगाना चाहिए, बिग 4 का पार्ट बनना चाहिए या मेरा क्या रोड मैप हो सकता है? तो वही क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने रखता हूँ और आप इसको काइंडली आंसर करें। अच्छा सर, ये जो आपने इसमें सवाल पूछा इसके अंदर बहुत से सिनेरियोज़ आ जाते हैं। मैं बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली एक स्टेप बाय स्टेप बच्चों को गाइड करना चाहूँगा जो मैंने भी फ़ॉर्मूला अपनाया और मुझे बड़ी हेल्प मिली। देखिए ये जो बच्चा आपके पास आया ना सर कि उसने बाहर जाना है, आप उससे सिर्फ़ एक सवाल पूछें, उसने बाहर कहाँ जाना है? वो आपको नहीं बता सकेगा उसने बाहर कहाँ जाना है। वो कहेगा सर कहीं भी हो जाए। जहाँ बच्चा अगर आपसे ये कह रहा है ना कहीं भी हो जाए तो इसका मतलब है वो अपने करियर को लेके ना सिंसियर है, ना वो अपने करियर को लेके उसने कुछ प्रोजेक्शंस की हुई है, ना फ़ोरकास्ट किया हुआ है, ना उसने कुछ प्लान किया हुआ है अपने करियर को लेके। ऐसा नहीं होता कि जी गाड़ी यहाँ लेके जा रही है तो मैं यहाँ चला गया, भाई आपने कहाँ जाना है, सही है? ये एक सबसे बड़ा मसला जो हमारे एनवायरनमेंट में है ना, वो ये है कि जी हमें पता ही नहीं है कि हमें अपने करियर को कहाँ मूव करना है। देखिए बाहर जाना एक चैलेंज होता है, बिल्कुल एक नए एनवायरनमेंट में काम करना ऑब्वियसली चैलेंजेस होते हैं, मैं उसके ऊपर अलग से आपसे बात करता हूँ। सबसे पहली चीज़ आप ये डिसाइड कर लें कि क्या आपने बाहर मूव करना है, येस या नो? अगर आपने बाहर मूव करना है, तो फिर दूसरा सवाल आप अपने आप से ये पूछें कि जी आपने बाहर कहाँ मूव करना है, ठीक है? आपने मिडल ईस्ट मूव करना है, आपने यूरोप में मूव करना है, आपने कनाडा में मूव करना है, आपने अमेरिका में मूव करना है, आपने मूव कहाँ पे करना है, सही है? दूसरा जो सवाल हो बच्चा अपने आप से ये पूछे। अच्छा इसके ऊपर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें बता दूँगा कहाँ पे मूव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और जब आप डिसाइड कर लें कि यार ठीक है मैंने मिडल ईस्ट में करना है या मैंने यूएस में करना है या मैंने कनाडा में करना है, तो उसके बाद जाके वो बड़ा पिन पॉइंट होके वहाँ की इकोनॉमी को, वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को, वहाँ की फर्म्स को फिर एक तरीके से डेटाबेस बनाना स्टार्ट करें और फिर उसके हिसाब से अपनी मेहनत उस डायरेक्शन में करें। रादर दैन कि जी कहीं भी जॉब हो जाए मसला नहीं और फिर वो उधर ही एफर्ट करे। अगर वो डिसाइड कर चुका है कि जिसने यूरोप जाना है, तो फिर मिडल ईस्ट को छोड़ दे, फिर वो कनाडा को छोड़ दे, फिर वो अमेरिका को छोड़ दे, फिर वो अपनी सारी एफर्ट्स जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोप की तरफ ही अप्लाई करें। यूरोप भी काफ़ी बड़ा है। जी यूरोप में कहाँ जाना है? यूरोप में बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे आपके लैंग्वेज बैरियर्स बहुत ज़्यादा है। यूरोप में जो यूके के साथ हुआ, जो वो यूरोप का पार्ट नहीं रहा, वो काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। मतलब बच्चे को ये पता ही नहीं होता, यूके में जॉब हो रही है, इंटरव्यू हो रहा है, वो इंटरव्यू में सवाल पूछता है कि जी यूके इज़ नॉट मोर अ पार्ट ऑफ यूरोप, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? उसको पता ही नहीं है। तो ये एक बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल से बच्चा इस तरीके से थोड़ा-सा प्लान करे तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा सर, यहाँ पे ना मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ, वो ये है कि आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, डिफरेंट कंट्रीज़ में आपने काम किया है। तो एक्चुअली डिफरेंट कंट्रीज़ के क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं वहाँ पे काम करने के लिहाज से, जो कि एप्लीकेशन से पहले ही पता होना चाहिए? तो इसके ऊपर भी ज़रा आपने रोशनी डालें। तो देखिए ये एक बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है और जो आपने पिछला सवाल पूछा बच्चे के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, पाथवे होना चाहिए, तो उसके लिए तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जी वो रीजन डिसाइड करे, उसने जाना कहाँ है। उसके लिए मैं उसको थोड़ी-सी हेल्प ये कर सकता हूँ या मैं अपने एक्सपीरियंस उसको ये एडवाइस दे सकता हूँ कि जी जो मिडल ईस्ट का रीजन है ना, इसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ चैलेंजेस हैं। फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे सेविंग ज़्यादा हो जाती है मिडल ईस्ट रीजन में, पैसे अच्छे बन जाते हैं। और दूसरा सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि जी आप पाकिस्तान बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर सकते हो।
तीसरा रिलीजियस भी है कि जी आपने मक्का मदीना वगैरह, आपने हज उम्रे वगैरह आपके टाइमली बेसिस पे फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। तो ये मिडल ईस्ट के कुछ फ़ायदे हैं, सही है? आप फैमिली को भी लेट से बाद में लेके आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज और मसला है मिडल ईस्ट का वो ये है कि पासपोर्ट आपको नहीं मिलता। तो खुदा ना ख़ास्ता कल को सऊदीया में कुछ भी होता है, आपको फ़ारिग करते हैं, सऊदीया की इकोनॉमी डाउन होती हुई है या फिर शेख को आप पसंद नहीं आते, तो फिर एट द एंड आपने वापस पाकिस्तान ही आना है। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। सेकंड चीज़, अगर आप सऊदीया का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, मिडल ईस्ट का जो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज लगता है, वो ये लगता है कि जितनी मार्केट यूरोप की एक मैच्योर्ड मार्केट है, कॉम्पिटेंसी वाइज़, टेक्निकैलिटी वाइज़, कॉम्प्लेक्सिटी वाइज़, लर्निंग वाइज़, टेक्नोलॉजी वाइज़, वो मिडल ईस्ट उस लेवल पे अभी तक नहीं आया है। तो मिडल ईस्ट में अगर आप काम करेंगे, कोई 50 क्लाइंट, 60 क्लाइंट आपने साल में करना है, सही है? तो वो मेरे ख़्याल से एक थोड़ा-सा वहाँ पे चैलेंज है, लेट सेटिंग बहुत ज़्यादा है, जो कि यूरोप में कंपैरेटिवली कम है। अगर मैं आपसे यूरोप को डिस्कस करूँ, तो यूरोप में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि आपको 4-5 साल बाद लेट से पासपोर्ट मिल जाता है। तो फिर आपके लिए दुनिया और ओपन हो जाती है। मतलब अपने करियर के 4-5 साल आप, मतलब साढ़े 3-4 साल की तो आर्टिफिशियल वैसे ही बच्चा कर रहा होता है। 4-5 साल देखा अगर उसको पासपोर्ट का शौक है लेट से, तो वो पासपोर्ट की तरफ जाए। और सेकंड चीज़ जो सबसे बड़ा फ़ायदा यूरोप का ये है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी वाइज़, लर्निंग वाइज़, ट्रेनिंग वाइज़, पैसों के वाइज़ उन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा की हुई है। अ तो वो एक बच्चा वहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकता है। लाइक रिसेंटली मैंने पूरे मिडल ईस्ट रीजन को, मतलब मैंने अपनी ऑफ़िस से, डेलॉयट डबलिन ऑफ़िस से, डेलॉयट आयरलैंड ऑफ़िस से पूरे मिडल ईस्ट ऑफ़िसेज़ के कैंडिडेट्स को, पार्टिसिपेंट्स को और पूरे यूरोप के पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग दी थी। तो मैं डबलिन ऑफ़िस में बैठा हूँ, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पूरे यूरोप से और मिडल ईस्ट से। तो इस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा जो सऊदी अरब का फ़ायदा है कि जी वहाँ पे सेविंग ज़्यादा हो जाती है। यूरोप में नॉर्मली सेविंग थोड़ी-सी मुश्किल होती है, मतलब महँगा है थोड़ा-सा, लेकिन क्वालिटी ऑफ़ लाइफ़ यूरोप में बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू मिडल ईस्ट। जी सर, यहाँ से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रेज़ करना चाहता हूँ और इस बारे में ना मैं खुद बड़ा कन्फ्यूज़ हूँ। वो कैसे? कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था पिछले 1-2 महीने हो गए हैं, वो ये है कि वर्ल्ड में अकाउंटेंट्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है और क्वालिफ़ाइड अकाउंटेंट्स जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है कि जो इंडस्ट्री को या फर्म्स को चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम बड़े फर्म्स को देखें तो वो ले-ऑफ्स भी करती हैं रूटीन में और अच्छे खासे ले-ऑफ्स होते हैं। और यहीं पे एक रेलेवेंट पर्सन, क्योंकि आपने मिडल ईस्ट और यूके की बात की, तो ये आप नहीं देखते कि वहाँ यहाँ पे अगर मिडल ईस्ट की बात करें तो सऊदीया विजन 2030 या बाकी जो भी उनकी स्टेट्स बनती हैं, वहाँ पे प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है अगर हम कंपैरिज़न करें यूके से। तो ये 2-3% विक्स को कैसे आप आंसर करेंगे? एब्स बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल एब्सोल्यूटली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सऊदीया का एक विज़न 2030 है और मेरे ख़्याल से इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बूम आना है। लेकिन अगर आप 2030 कहते हैं तो बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा कि वो 2030 तक लेट्स से अपने आप को यूरोप साइड में सीख ले। देखिए, जब मिडल ईस्ट में आप कह रहे हैं इकोनॉमिक विज़न जो उनका है सऊदीया का, तो ज़ाहिर-सी बात है वो सिर्फ़ सऊदी तो नहीं होंगे वहाँ पे, ना सिर्फ़ पाकिस्तानी होंगे, बल्कि वो तो पूरी दुनिया से लोग होंगे। जब पूरी दुनिया से लोग होंगे तो अच्छा हो जाएगा कि जब आपने एक इंटरनेशनल एक्सपोज़र यूरोप वगैरह में ले लिया, आपको समझ आ गया इनका कल्चर क्या है, आपको समझ आ गया इनकी लैंग्वेज क्या है, आपको समझ आ गया इनका काम करने का तरीका कैसा है। और ये आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट होगा जब सऊदीया या मिडल ईस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ में जा रहा होगा, जब वो अभी तो सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है ना, असल जब रिटर्न आना स्टार्ट होगा वो 2030 के बाद होगा। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपने आपको आप प्लेस करते हो, आपके पास पासपोर्ट भी है, आपके पास बैकअप प्लान भी है, फिर आप पाकिस्तान से भी करीब हो गए, तो वो बच्चे के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ये मेरी मेरी एक सजेशन है सर। में जो मैंने पहले क्वेश्चन किया था कि एक तरफ से हमें अकाउंटेंट्स की कमी नज़र आती है रिपोर्ट्स में और दूसरी तरफ से अभी भी ले-ऑफ देखते हैं। तो ये दोनों बातें डिफरेंट लगती हैं, इसको कैसे आप एड्रेस करेंगे? सर देखिए, मैं इस पे मैं 2 से 3 चीज़ें आपको एड्रेस करूँ। अ, एक जो आपका सवाल है वो मैक्रो लेवल का है, दूसरा जो सवाल है वो मैक्रो लेवल का है। मैक्रो लेवल की बात करूँ, येस देयर इज़ अ शॉर्टेज है स्टाफ में से, ये अकाउंटेंट्स की शॉर्टेज, सीपीए की अगर आप देखें, अमेरिकन्स के पास अकाउंटेंट ही नहीं है। मेरा एक बड़ा ज़बरदस्त दोस्त मेरे साथ ही फ़र्म में काम करता था, मैनेजर था, तो उसकी यूएस में जॉब हुई और आप यकीन करें ना कोई टेक्निकल सवाल पूछे, ना कोई कॉम्पिटेंसी पूछी है, फ़र्म के साथ एसोसिएशन है, फ़र्म में उसका एक्सपीरियंस अच्छा था और ऑल ऑफ अ सडन उसका यूएसए में हो गया। यूएसए में इतनी कमी है सीपीएस की, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अप्रोच कर रहे होते हैं। मैक्रो लेवल पे येस देयर इज़ अ शॉर्टेज। मैक्रो लेवल की जब आप बात करते हैं कि जी फर्म ने फारिग कर दिया, तो फर्म ने इसलिए फारिग नहीं करा क्योंकि उस मुल्क की इकोनॉमी कम हो गई है या फिर उस जगह पे चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़्यादा आ गए, ऐसा नहीं हुआ। वो फर्म का बिज़नेस कम हो गया होगा, सही है? या उस फर्म के ऊपर कोई केस हो गया होगा या रेगुलेटर ने कोई पेनल्टी लगा दी होगी या कोई 2-3 बड़े क्लाइंट उनके पास से चले गए होंगे, जिसकी वजह से वो 4, 5, 8, 10 लोगों को फारिग करते हैं। लेकिन वो क्लाइंट कहीं और गया होगा, उनके क्लाइंट्स कहीं और गए होंगे, तो वो अपॉर्च्युनिटी उस रीजन पे या फिर उस कंट्री में और शहर में डेफिनिटली मौजूद होती है। शायद पीडब्ल्यूसी के पास ना हो, डेलॉयट के पास हो, डेलॉयट के पास ना हो, ईवाई के पास हो, तो वो अपॉर्च्युनिटीज़ लाज़मी तौर पे उनके पास अवेलेबल रहती है। अच्छा सर, अभी एप्लीकेशन प्रोसेस पे आ जाते हैं, लाइक अभी एक बंदे ने क्वालिफाई कर लिया है,
नाउ यू प्लान कर लिया कि मुझे मिडल ईस्ट में जाना है, यूके में जाना है। अभी उसका रोड मैप क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान से लाइक अप्लाई कैसे करना है, जाना कैसे है, क्या तरीक़ाकार होगा, जिससे उसके चांसेस बढ़ सकें? सर, इसके लिए मैं 2 से 3 इसको एडवाइस करूँगा। सबसे पहली एडवाइस ये है कि अभी जो आपने सबसे पहला सवाल पूछा था कि जी आपको एक मैसेज आया था 3-4 महीने आर्टिकलशिप में 3-4 महीने रह गए आर्टिकलशिप में और वो करियर पाकिस्तान से बाहर ढूँढना चाह रहे हैं। तो सर ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया कि उस बच्चे को पता है जी करियर से आर्टिकलशिप एंड होने से 3-4 महीने पहले उसको पता है कि उसने मूव कहाँ पे करना है। इस पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर मैं गाइडेंस दूँ सर उसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि वो अब ये रीजन डिसाइड कर लेगा उसने कौन से रीजन में जाना है, ठीक है? उसके बाद जाके वहाँ पे थोड़ी-सी नेटवर्किंग स्टार्ट करते हैं। थोड़े से अपने सोशल नेटवर्क में देखें कि लेट्स से अगर उसे दुबई जाना है या सऊदीया जाना है, तो वहाँ पे क्या उसका कोई सीनियर या जूनियर या कोई मेंटर या कोई टीचर वहाँ पे काम कर चुका है, उससे किसी किस्म की एक एडवाइस ले ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके कि जी वो सही डिसीजन ले भी रहा है कि नहीं ले रहा है, अगर वो वहाँ पे मूव करना चाह रहा है। उसके बाद देखिए सर आप सबको पता है कि जो जॉब्स इंटरनेशनली जो होती हैं वो प्योरली रेफरेंसेस पे होती है। अच्छा रेफरेंसेस वो नहीं जो हम यहाँ पे नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं, वहाँ पे रेफरेंसेस पॉजिटिव वे में यूज़ होता है। कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आयरलैंड में काम किया है, मैंने लंदन में काम किया है और वहाँ जाके मैं अगर कहता हूँ कि जी मैं इस कैंडिडेट को जानता हूँ और मैं रेफर कर रहा हूँ, तो वहाँ पे तो इस चीज़ को बड़ा एप्रिशिएट किया जाता है। कि ठीक है जी, ये कैंडिडेट है जो कि हमारे साथ काम कर रहा है, हमारा एम्प्लॉयी है और वो अगर किसी को रेफर कर रहा है, तो इसका मतलब है बहुत सी एचआर की कॉस्ट और बहुत सी स्क्रीनिंग कॉस्ट और बहुत सी इस तरह की कॉस्ट उनकी सेव हो रही होती है। तो वो तो इस चीज़ के ऊपर बड़ा एप्रिशिएट करते हैं, इनफैक्ट रिवॉर्ड भी दे रहे होते हैं। तो वो इस तरीके से थोड़े से नेटवर्किंग वगैरह को स्टार्ट करें। लिंक्डइन से जॉब नहीं होती है, लेकिन फेसबुक, स्नैपचैट छोड़ के थोड़ा-सा लिंक्डइन साइट पे आएँ और वहाँ पे जाके देखें कि जी कौन-सी मार्केट में क्या चल रहा है, सही है? वहाँ से कोई चीज़ों को देखना स्टार्ट करें, अपनी प्रोफाइल को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करें, रिक्रूटर्स वगैरह को ऐड करें। तो इस तरीके से अगर वो देखेगा और अगर वो किसी रीजन में जाना चाहता है, तो वहाँ पे जो उन फर्म्स के पोर्टल्स वगैरह होता है, वहाँ पे जाके देखें कि कौन-कौन सी जॉब्स आती है। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि सर जॉब जो ग्लोबल होती है, उनकी एक विंडो होती है। अगर आपने वो विंडो मिस कर दी तो फिर आपका 1 साल का गैप आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरे 12 के 12 महीने जॉब ओपन रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिसमस का टाइम आता है वहाँ पे, तो क्रिसमस के टाइम से 1 डेढ़ 2 महीना पहले आगे-पीछे ये लोग गायब हो जाते हैं। सही है? वो लोग फिर वहाँ पे उस टाइम पे रिक्रूटमेंट नहीं होती बिकॉज़ ईयर एंड होता है। तो ईयर एंड से पहले अगर उन्होंने पाकिस्तान के लिए बंदा चाहिए तो वो मार्च अप्रैल में आपको फ़ॉलो अप कर रहे होंगे। जून जुलाई में आपको फ़ॉलो अप कर रहे होंगे। तो वो पूरा प्लान देखें कि जी रिक्रूटमेंट खुलती कब है? कौन-सा पीक टाइम होता है? उधर जाके देखें कि कौन-कौन सी वैकेंसीज़ अवेलेबल है? क्या उससे रिलेटेड उसका एक्सपोज़र है भी कि नहीं? और क्या उसके हिसाब से उसकी सीवी है? एक ही सीवी बच्चा बनाता है और हर जगह पे वही अप्लाई कर रहा होता है। तो इस तरीके से जॉब नहीं हो रही होती है सर। जी, बिल्कुल। और इसमें एक हमें बड़ा ये कमेंट देखने को मिलता है कि हाँ, अप्लाई करते हैं, आगे से में रिजेक्शन आ जाती है। एक फर्म ने हमें 8 बार अप्लाई कर दिए, 8 के 8 बार रिजेक्शन आ गई है, तो ये क्या बात है? सर देखिए, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है जो मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप किसी जॉब पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो चांसेस रिजेक्शन की ज़्यादा है। लेकिन अगर उस फ़र्म में जिस फ़र्म में आप जाना चाह रहे हैं, उस फ़र्म में अगर आपने कोई कॉन्टैक्ट निकाल लिया जो आपको जानता हो, जिसका आपने काम किया हो और वो अगर आपको रेफ़र करता है, तो वहाँ पे चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। और अगर आपको याद होगा सर जो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, एक एप्लीकेशन बनाई है आई कनेक्ट जो एम्प्लॉयर को कनेक्ट करेगी कैंडिडेट के साथ। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट आपके साथ एक सेशन रखूँगा इसके ऊपर। लेकिन ये जितने भी रिजेक्शंस वगैरह हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को एड्रेस एग्ज़ैक्टली ये पोर्टल ही कर रहा होगा। चलिए सर, थैंक यू सो मच कि आपने बहुत डिटेल से गाइड किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ऑडियंस होगी उनको सीखने का मौका भी मिला होगा और काफ़ी उन्होंने इम्पोर्टेंट पॉइंट ना सही होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स अ लॉट।